आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की जो फिजिक्स है ना उसके 30 से 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपकी नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो, जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा उसी बच्चे को पीडीएफ में प्रोवाइड फ्री में करा दूंगा, क्वेश्चन विथ आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन 2024 में जितने भी आए वो तो लिए ही मैं लिए हैं, और जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं वो सारे मैंने ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये एग्जाम में आ रखा था, कह रहे निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। ठीक है, ये प्रयुक्त दर्पण कब कौन सी स्थिति में लागू किए जाते हैं। जैसे किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट, जो आगे का हेडलाइट होता है उस पर किस प्रकार का दर्पण होता है, तो कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा एक शक्तिशाली और समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। आप देखते हो ना, शक्तिशाली बनता है और समांतर बनता है, और वो इसको क्या करता है, फैला देता है प्रकाश को, है ना। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा पूछ रहा है, किसी वाहन का पीछे का देखने के लिए जो भी ऐसा होता है ना, शीशे की तरह है, ऐसा गोल, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, किसी में भी हो, लगा जरूर होता है पीछे का देखने के लिए, उस पर कौन सा प्रयुक्त किया जाता है। तो वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसके द्वारा पीछे आ रहे वाहनों का सीधा, छोटा और पूरा प्रतिबिंब बनता है। उस छोटे से शीशे के अंदर आपको पूरी की पूरी कार, ट्रक, सारा कुछ दिखने जाता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है ये, सीधा बनाता है, छोटा बनाता है और पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इनका प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था, इस साल भी आ सकता है। ठीक है जी। और आपको मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, आपको पता लगेगा जो क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में आ रखे हैं ना, उन्हीं में से ही पेपर बनता है। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को आप कर लेते हो 4-5 साल के, तो मोस्टली क्वेश्चन आपके वहीं से ही फंसेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और क्वेश्चन बैंक कीजिए। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है वीडियो लेक्चर्स में, फ्री में आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 नंबर में। इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल आता ही आता है, बड़े नंबर में। ठीक है, ये देखिए 2023 में भी यही सेम क्वेश्चन आया था, 2024 में भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, और इस साल भी जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। इसके लिए वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। इस दर्पण का कोई एक उपयोग भी लिखिए। ठीक है, यहाँ अवतल दर्पण लिखा है, हो सकता है उत्तल का भी आ जाए। तो इस चैप्टर का वन शॉट एनिमेशन के साथ मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। मेरा वन शॉट 1.5 घंटे का है, उससे देख लोगे तो ये डाउट कोई दिक्कत रहेगा नहीं। तो देखो, आपको पता है, क्या पता है कि अवतल दर्पण में कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण के बहुत करीब, ठीक है, वस्तु को क्या रखना होता है, ये हमारा दर्पण है, ये एम एन हमारा दर्पण है, और वस्तु हमारी क्या है, ये ए बी है। ये ए बी हमारी क्या है, वस्तु है। वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखना पड़ता है, बहुत करीब रखना पड़ता है। क्या, वस्तु को दर्पण के बहुत करीब, और क्या करना होता है, फोकस बिंदु और मुख्य अक्ष, ये हमारा फोकस बिंदु है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, उसके बीचों बीच रखना होता है, के बीच रखना होता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ये जो वस्तु है और प्रतिबिंब यहाँ बना है, प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बना है, ये छोटा है उससे बड़ा बनता है। तो वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। इधर हमने वस्तु रखी थी, उधर ही हमारा क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, सीधा बनता है और आभासी होता है, और दर्पण के पीछे प्रतीत होता है। पीछे बन रहा है तो पीछे प्रतीत होगा। अब ये किरण आरेख है, हमने वस्तु यहाँ पर रखी, ठीक है। तो पहली जो किरण आरेख यहाँ से जाएगी, यहाँ से टकरा कर इधर वापस आ जाएगी। उसके बाद अगर कोई किरण इधर से जाती है, मुख्य अक्ष टकरा के नीचे वापस आ जाएगी। अगर इनको अगर पीछे डॉट डॉट करके आगे ले जाएं यहाँ पर, तो ये यहाँ के टकराएगी, तो प्रतिबिंब हमारा इधर बनेगा। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये सारा चीज डिटेल में हमने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। इसका उपयोग पूछा था आपसे, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। तो अवतल दर्पण का एक महत्वपूर्ण उपयोग है दंत चिकित्सा में। जितने भी डेंटिस्ट होते हैं उनके पास अवतल दर्पण होता ही होता है। उससे वो आपका दांत देखते हैं, कीटाणु कहाँ है, कहाँ पर कैविटी है ना। दंत चिकित्सा दर्पण के रूप में किया जाता है।
यह दर्पण धातु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगर छोटी सी चीज़ है तो वो बड़ी दिखती है, और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे दांतों की सफाई और जांच करने में आसानी होती है। कोई भी अगर डाउट हो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखें, और हाँ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे वीडियो रेगुलर चाहते हैं तो वीडियो पे लाइक करने में कंजूसी ना करें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल यहाँ तो सॉल्व है क्योंकि मुझे आपको पीडीएफ देना है, इसी वजह से यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। लेकिन मैंने न्यूमेरिकल के भी अलग अलग वन शॉट वीडियोस बना रखी हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं, और आप कहोगे तो मैं नई वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं 5-5 नंबर में, बड़े नंबर में आते हैं न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर जो 9 है नई एनसीईआरटी बुक में, वहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, एक नहीं 2-3 आएंगे न्यूमेरिकल। कह रहे हैं एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो फोकस दूरी बोला है, तो फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में होती है। तो फोकस दूरी हमारे पास क्या है? माइनस के 15 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ लिख दिया है करके आप लिख दोगे। कह रहे दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो क्या बोला, क्या निकालना है हमें? अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए, ठीक है। तो वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी हम किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट और बहुत खास भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके, इस वजह से ये खास है और इम्पॉर्टेंट है। तो वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से दर्शाते हैं। ये आप जानते हो, पढ़ा रखा है मैंने पूरा। तो यू चीज़ हमें निकालनी है। ना तो मुझे यू दे रखा है, ना ही मुझे वी दे रखा है, लेकिन मुझे आवर्धन दे रखा है कि जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, 5 गुना, यानी कि आवर्धन दे रखा है 5, ठीक है। देखो ये चीज़ नोट करने वाली है यहाँ से यहाँ तक। जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आवर्धन क्या होगा? माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। आप सोचोगे कि भैया आवर्धन यहाँ पर 5 गुना बोला है तो m का मान यहाँ पर 5 होगा। बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, 5 है ज़रूर, लेकिन ये 5 माइनस का है, क्योंकि इसने क्या बोला है? वस्तु पर रखी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जब भी वास्तविक की बात होगी तो आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आवर्धन है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? क्योंकि ये क्या है? दर्पण है, दर्पण का हमें आवर्धन सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा यू, और ये हमें माइनस के 5 दे रखा है, ठीक है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, ये यू बट्टे का इधर आके क्या आ जाएगा? गुणे में आ जाएगा। तो यू का मान क्या? वी बराबर क्या हो जाएगा? 5 यू हो जाएगा। वी बराबर क्या हो जाएगा? 5 यू हो जाएगा। कोई दुविधा यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दुविधा नहीं होगी। अब प्रश्न में क्या बोला? दर्पण बोला है ना यहाँ पर, दर्पण, तो हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। यहाँ पर आगे स्टेप में क्या लिखोगे? दर्पण सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है मेरे भाइयों? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो देखिए ये हमारा दर्पण सूत्र है, हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये हमारा दर्पण सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/f, f कितना दे रखा है प्रश्न में? 15 सेंटीमीटर। तो f का मान भैया माइनस के 15 है। v का मान कितना है? v का मान 5u है भैया, u की जगह पे u ही रहेगा। लॉशअप आ जाएगा 5u, ठीक है। लॉशअप 5u हो जाएगा। 5u 1 कम 5u, एक बार गया, 1 1 कम 1, u से u कटा, 5 बचा, 5 1 कम 5, तो यहाँ आ जाएगा 6/5 u, ठीक है। और यहाँ पर है माइनस के 1/15। और आप ये जानते होंगे कि u का मान हमेशा नेगेटिव में ही आना चाहिए, ठीक है। आपको एक टिप्स और देता हूँ बड़े भाई की तरह, कि देखो अगर आप सॉल्व कर रहे हो, सपोज करो आपने यहाँ पर +5 लेके हल किया, और अब जब हल करोगे ना तो आपका u का मान पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर u का मान पॉजिटिव में आ रहा है यानी कि आपने गड़बड़ की है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि u का मान हमेशा किस में होता है? माइनस में होता है। ये अपने दिमाग में रखिए, u का मान हमेशा माइनस में होता है। अब इसके आगे थोड़ा हम कैलकुलेट करेंगे भैया, तो ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा,
-5/15 और ये जो गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये यू हो गया। 5×15 तो यू का मान आ जाएगा -1/18। -1/18 देखो यू का मान माइनस में आ रहा है यानी कि सही है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? 5u, एक सेकंड कैलकुलेशन में देखते हैं भैया, फिर से देखो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। 5 और 1 6/5 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ठीक तो है, सही तो है। ये है देखो, ये बट्टे में है ना, सही तो किया था हमने। यहाँ पर हमारा क्या है, 5 और 1 6/5 तिरछे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -5, सही था पूरा। बट्टे में 15 और ये 6 गुणे में इधर गई है, और ये 1/u है ना, 1/u है। 5 कम 5, 5 कम 5, 5 थी 15, तो -1/18 और ये 1/u तिरछे गुणा कर दोगे, u 1 कम u -18 1 कम 18, u का मान क्या आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। u का मान 18 आ जाएगा, यहाँ रख दोगे, u का मान इस जगह पे रख दोगे, कितना है -18, 18 बन जाए 90, तो v का मान कितना आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको हल किया, हमें मिला u का मान 18 सेंटीमीटर, इस u के मान को हमने यहाँ रख दिया, तो v का मान मिल गया मुझे 90 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब को हमें क्या करना होगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, नेगेटिव जब रहता है ना तो सामने प्रतिबिंब की बात हो रही है, और पॉजिटिव जब v का मान पॉजिटिव होता है तो दर्पण के पीछे, माइनस होने पे दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ये आप लिख दोगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आया है, और मेरा गट फीलिंग ये बोल रहा है ना, कि ये क्वेश्चन इस साल भी दोबारा आएगा। शानदार है। ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमसे ये बोला जा रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तल दर्पण की कोई दो उपयोग भी लिखिए। उत्तल बोले या अवतल बोले, दर्पण सूत्र होता है और लेंस सूत्र होता है। दर्पण में सारे प्लस के होते हैं और लेंस में नेगेटिव का होता है। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। अगर यहाँ लेंस लिख देता, लेंस सूत्र बताओ, तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ओके, तो आप जानते हैं यहाँ u क्या होता है, वस्तु की दूरी, v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, f क्या होता है, फोकस दूरी, ये हम जानते ही हैं। दर्पण के, उत्तल दर्पण के आपसे उपयोग भी पूछा है कि भैया उत्तल दर्पण के उपयोग बताओ। तो उत्तल दर्पण अपसारी होता है, मतलब ठीक है, जो हमारे बाजार होते हैं, जो गलियां होती है, उसमें लगे जो लैंप होते हैं, उसका प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होता है। टेबल लैंप जो होता है ना, उनमें कौन सा लगा होता है, वहां पर उत्तल लगा होता है, क्योंकि ये अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर देते हैं, फैल जाते हैं। ट्रक हो गया, बस हो गई, मोटर कार हो गई, ड्राइवर सीट के पास पीछे का दृश्य देखने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, इसी उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, अक्ष के लंबवत हो, प्रतिबिंब का आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी को हम f से दर्शाते हैं, और f हमको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, f 50 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। उसके बाद बोला वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब मतलब v। ठीक है, जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वस्तु जो लेंस से कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि जो वस्तु की दूरी है u बराबर वो 25 दे रखा है, और u का मान हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। तो u का मान हमारे पास क्या है, -25 सेंटीमीटर। हमें v निकालना है। क्या है ये, लेंस है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेंस सूत्र से। क्या लिख देंगे, लेंस सूत्र। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस के 1/u। फिर हम क्या करेंगे, f का मान रख देंगे 50, v और u का मान कितना, -25 हमने यहाँ रख दिया। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये आप जानते हो। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसके आगे का स्टेप यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। 1/50 आएगा, 1/v आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा 1/25।
अब क्या करते हैं, संख्याओं को एक तरफ लाते हैं। तो यहाँ 50 है, ये 1/25 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, 1/v बचेगा, इधर बचेगा 1/v। ठीक है जी, लॉसअप ले लोगे। इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, 50 और 25 का लॉसअप हो 50, 50 एक कम 50, एक एक कम एक, 25 दूनी 50, 2 एक कम 2, और यहाँ आ जाएगा 1/v। तो माइनस का 1/50 किसके बराबर है, 1/v के बराबर। तिरछे गुणा कर दोगे या पलट दो, एक है ना, पलट देंगे तो v/1v, 50/1 50। तो v का मान आ जाएगा माइनस। जब भी माइनस आता है यानी कि सामने बन रहा है, प्लस आ रहा है यानी कि पीछे बन रहा है। तो v का मान क्या है, माइनस के 50। v का मान ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस की ओर बनेगा, मतलब लेंस के सामने बनेगा। ठीक है, और आवर्धन पूछा है हमसे, तो लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, लेंस बोला है तो v/u होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर दर्पण बोलता तो माइनस v/u होता। तो v का मान क्या है हमारे पास, माइनस के 50, u का मान क्या है, माइनस के 25, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 25 दूनी 50। तो आवर्धन का मान कितना होगा, 2 होगा। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, नियम एग्जाम में आता है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, चित्र बनाने के लिए आता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, हमारे पास एक दर्पण है, पारदर्शी माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, हमारे पास एक, ये हमारा अभिलंब है। तो हमारे पास एक किरण आई, ये किरण आई, इस किरण को इसी सीध में चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जाती, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये किरण हो गई आपतित किरण, चित्र बना लेना। ये किरण हो गई आपतित किरण, और ये वाली हो गई परावर्तित किरण। ये वाली क्या होगी, परावर्तित किरण। ठीक है, ये आप कॉपी में बढ़िया से लिख लेना और ये चित्र बना लेना। एक इंपॉर्टेंट नोट भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखो, जो अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है। ठीक है, जैसे शीशा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, इन्हीं में ही क्या होगा, अपवर्तन हो गया। मैं बोलूँ मिट्टी में हो जाएगा, नहीं, इम्पॉसिबल। एक चीज यहाँ नोट कर सकते हो, प्रकाश किरण विरल माध्यम मतलब खुला, जैसे कि वायु से सघन माध्यम में जब जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर इसके विपरीत, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना अपने दिमाग में। ये क्वेश्चन देखिए कितने साल पूछा गया है, 2018 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में, लगातार पूछा जा रहा है सेम क्वेश्चन। इसमें क्या है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर समझाइए। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव हमेशा वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, ये लिखना है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारी वस्तु है। ठीक है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। वस्तु ये जो ए बी है, पहले यहाँ से एक इसके समांतर, इस अक्ष के समांतर एक रेखा जाएगी, यहाँ से टकराएगी, ठीक है, दर्पण से, और यहाँ से वापस मुड़ जाएगी इधर। फिर एक रेखा जाएगी, वो इससे झुकते हुए जाएगी और यहाँ से टकराएगी और उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, उसी माध्यम में। अगर इन रेखाओं को मैं पीछे की तरफ आगे बढ़ा दूं तो ये रेखा यहाँ जाके एफ में टकराएगी और ये रेखा उधर जाके ध्रुव में टकराएगी, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराएगी। और टकराएगी तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। इसी सीध में है, ये भी इसी सीध में है। तो ये चित्र बनाना है और इस घटना को अपने शब्दों में यहाँ लिख देना है।
वस्तु ए बी के ए बिंदु से दो किरणें ए एम और ए एन मुख्य अक्ष के समांतर, जो जो मैंने बोला वो यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा लिख देना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में बार बार आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल आता है, जैसे यही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट मोड में पूछा जा रहा है। क्या है? एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। यहां पर यह चीज तुमसे छुपा के भी पूछ सकता था कि पीछे की चीजों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। बोलो उस दर्पण का नाम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में घुमा सकता था। ठीक है, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है। ये दर्पण है, एक वाहन इससे 4 मीटर दूरी पर, यानी कि यू जो है, वस्तु की जो दूरी है दर्पण से, वो 4 है। यानी कि यू का मान हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव में लिया जाता है। तो यू हमारा -4 है। दर्पण से जो दूरी है वस्तु की 4 दे रखा है माइनस का। फिर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं, वो हमें दे रखा है 2। और फोकस दूरी हमें नहीं दे रखी है। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा अगर कर दोगे तो फोकस दूरी आती है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 2 है। 2 का आधा करोगे 2 एकम 2, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। क्योंकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव का होगा एक। हमें बाकी चीजें निकालनी है, किरण आरेख भी खींचना है। तो हम जानते हैं क्या है, ये दर्पण है, तो हम लगा देंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। 1/v, v हमें नहीं दे रखा है। 1/, सॉरी इधर 1/f होता है ना, इधर 1/f। f हमें दे रखा है कितना? 1। v हमें नहीं दे रखा है, u प्लस है ना, दर्पण है तो प्लस। u का मान हमारे पास क्या है? -4। अब इसको हल कर दें, प्लस गुणा माइनस माइनस, संख्या को एक तरफ लेके आओ, ये नेगेटिव के इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का। रोशन आ जाएगा 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 5/4। पलट दोगे तो v बराबर आ जाएगा 4/5। काटोगे 5 5 40, ठीक है, तो आ जाएगा 0.8 मीटर। तो v का मान आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो होगी 0.8 मीटर। फिर हमसे आवर्धन पूछा है। आवर्धन दर्पण के लिए क्या होता है? -v/u होता है। ठीक है, तो v का मान हमारे पास प्रश्न में क्या निकला है? 0.8, और u का मान हमें दे रखा है -4। 4 से 4 कटा, दशमलव हटाओगे 0 लग जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 0.2। m का मान क्या आ जाएगा? 0.2। ठीक है, तो प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनेगा, ये आप लिख दोगे। प्रकृति ये होती है, और ये हमारा किरण आरेख बनेगा। ये आप अब आते हैं ऐसे ही न्यूमेरिकल्स, तो आपको पता है ढेर सारे आते हैं। इस क्वेश्चन पे भी आ जाओ। ये क्वेश्चन भी देखिए, 19 में, 20 में, 24 में पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो h हमें दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। ठीक है, फोकस दूरी हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल लेंस बोला तो फोकस दूरी प्लस में होगी, कि मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु की जो दूरी है u, वो हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो u का मान तो हमेशा नेगेटिव में ही लिया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार बताइए। चलिए ठीक है, क्या है? ये लेंस है। लेंस का सूत्र लिखेंगे। लेंस सूत्र से 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस के 1/u होता है। ये हम जानते हैं। सभी मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब यहाँ मान रखेंगे। f का मान 10 दे रखा है,
v का मान हमें निकालना है और u का मान हमारे पास माइनस के बीच है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, लॉसअप आ जाएगा 20, 10 दूनी 20, 2 एक कम 2, 20 एक कम 20, 1 एक कम 1, तो यहाँ से बचेगा 1/20 और यहाँ से बचेगा v, पलट दोगे v बराबर आ जाएगा 20, प्लस का आया पीछे बनेगा, यानी कि v कितना आया है प्लस के 20 सेंटीमीटर। v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा, पीछे बनेगा। नेगेटिव आने पे सामने बनता है, ये आप जानते हैं। फिर हमें क्या निकालना है, बाकी चीज़ें भी निकालनी है, आवर्धन निकालना है ना। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, थोड़ा मिटा लेते हैं, मिटा लिया। अब आ जाओ आवर्धन पर। आवर्धन m बराबर क्या होता है, h' बराबर क्या है, ये लेंस है ना, लेंस के लिए क्या होता है v/u, दर्पण के लिए नेगेटिव लग जाता है। h' हमें पता नहीं है, h हमें पता है, h कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, v निकला है 20 और u हमारे पास था माइनस के 20, 20 कम 20, h' क्या है माइनस के 5। तो ये माइनस क्या बोल रहा है h', देखो जो वस्तु की ऊंचाई थी, जैसे वस्तु मेरा ये पेंसिल हुआ, इस पेंसिल की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 ही बनेगा। और नेगेटिव आया है h', यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर पॉजिटिव आया तो सीधा बनता, तो यही लिखा होगा देखना, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा तथा उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। ये इसकी प्रकृति हो गई, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, नेगेटिव क्या बता रहा है उल्टा बनेगा, ये लिख दिया हमने, और वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस नई एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 10 है, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, किस कारण से होता है, इसका निवारण क्या है, चित्र सहित बनाइए। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आपको पता है पेपर किस कई सारे सेट्स बनते हैं, आपके नसीब में कौन सा सेट आएगा ये आप नहीं जानते, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अच्छे से तैयार कर लो, यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे 100%। कह रहे दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार लिखिए। देखो जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, रेटिना मतलब दृष्टिपटल, तब वस्तु सुस्पष्ट नजर नहीं आती। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है, इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। एग्जाम में इन दोनों में प्रश्न आ जाते हैं। जैसे ये प्रश्न देखिए, कह रहे निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। निकट दृष्टि का मतलब निकट की वस्तुएं साफ देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता, नाम का उल्टा होता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो व्यक्ति निकट की दृष्टि दोष से पीड़ित है, अर्थात इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। किस लेंस की आवश्यकता होगी, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। और वस्तु की दूरी u का मान क्या होना चाहिए 0, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, अतः उसे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ठीक है, जो चश्मा लगेगा ना उसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर दूरी की होनी चाहिए। और लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 100/f सेंटीमीटर में सूत्र होता है, ठीक है। तो 100 f का मान कितना है, का मान है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, 100/f होगा, तो 10 लेंस की क्षमता का मान 10 आना चाहिए। 10 डायोप्टर वाले अवतल लेंस का प्रयोग हमें करना होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। जब आप आसमान में देखते हो तो नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं छोटे नंबर में।
आकाश का रंग नीला रंग वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, मेन सारे प्रश्नों का एक ही कारण है, प्रकीर्णन। ठीक है, ध्यान रखना। जब प्रकाश वायुमंडल से हमारे इधर आती है, मतलब आकाश से हमारे आंखों तक जब आती है, तो प्रकाश कई जगह से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, लेकिन हमारी आंखें नीले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। अतः स्वच्छ आकाश का रंग हमें इस वजह से क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के बाद जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच रही है ना, उसमें जो सबसे अधिक प्रभावी रंग रह जाता है वो नीला रह जाता है, और इसी कारणवश हमें पूरे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और जब तुम आसमान मतलब वायुमंडल के ऊपर चले जाओगे, स्पेस में जाओगे, तो नीचे देखोगे तो तुम्हें काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश वायुमंडल नहीं है और वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, काला। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों का नाम बताना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, दृष्टि दोष जब नेत्रों की संवेदन क्षमता कम हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। पहला वाला क्या बोल रहे हैं, P केवल निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो इसको निकट दृष्टि दोष है। निकट की साफ साफ देख पा रहा है, दूर की नहीं देख पा रहा है, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष है। P निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसके निवारण के लिए उसे उचित फोकस दूरी की अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्यों में आ जाओ। क्यों केवल दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की नहीं देख पाता। दूर की देख पा रहा है यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष है। उल्टा सोचना है, क्यों दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसके निवारण के लिए उसको उत्तल लेंस की जरूरत है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस। ध्यान रखिए, आर ना तो दूर की वस्तु को देख पाता है ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है, यानी कि उसको द्विफोक्सी लेंस की जरूरत है। और उसको कौन सा दोष है, जरा दूर दृष्टिता। ये दोष आमतौर पर वृद्ध व्यक्तियों को होता है जो बूढ़े हो जाते हैं, ना तो वो पास का देख पाते हैं ना ही वो दूर का देख पाते हैं, और उनको जो चश्मा लगता है वो द्विफोक्सी लगता है, आधे में उत्तल आधे में अवतल लगता है। जब पढ़ना होता है चश्मा नीचे गिरा देते हैं, और जब दूर का देखना होता है चश्मा ऐसे दूर कर लेते हैं। देखा होगा ना अपने बूढ़े लोगों को, तो उनके चश्मे में ना दो टाइप के लेंस होते हैं, द्विफोक्सी लेंस। अगला क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, निम्नलिखित का अपवर्तनांक की गणना कीजिए पानी के सापेक्ष कांच का। क्या बोला है, पानी के सापेक्ष कांच का। तो देखो हमें क्या निकालना है, पानी मतलब वाटर, कांच मतलब गिलास। पानी के सापेक्ष कांच का, और उसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का, एयर एंड ग्लास। एयर पहले होगा, ग्लास बाद में आएगा। अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर C/V होता है। n बराबर क्या होता है, C/V होता है। ठीक है, तो मैं जल का निकाल लेता हूँ n, और कांच का मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ, फिर बाद में बात होगी। देखो C क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। एग्जाम में आ जाता है C का मान कितना होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दिया नहीं होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दे रखा है n बराबर C/V होता है, C का मान फिक्स है, 3 × 10⁸। जल के लिए निकाल रहा हूँ, और जल का अपवर्तनांक कितना बोला है, ये 2.25 10⁸। ये रख दिया, 10⁸ 10⁸ कटा, 3 को जब 2.25 से भाग देंगे तो 1.13 आ जाएगा, 1.13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कांच का निकालो। कांच के लिए क्या था, C/V। C तो वही रहेगा, V बदल जाएगा। कांच के लिए कितना है, 2 × 10⁸। ठीक है, 2 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कटा, 3/2 यानी कि 1.5, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल अपवर्तनांक निकाला जल का और कांच का। अब आ जाओ प्रश्न में, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो वाटर अपवर्तनांक कांच मतलब गिलास। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ देखो नीचे G है ना, तो G वाला सिंपल ऊपर आएगा, और जो पहला है वाटर वो नीचे आ जाएगा, सिंपल। G अभी जस्ट निकाला, G मतलब कांच गिलास, कितना निकाला था, 1.5।
ये ऊपर रख देंगे। और ग्लास, ग्लास ग्लास का तो ऊपर रख दिया। वाटर, वाटर नीचे आएगा ना, पानी का, जल का कितना निकाला 1.3, ये नीचे रख देंगे। इन दोनों को भाग दे देंगे, 10.8, 15 को 13 से भाग दोगे 1.15, दशमलव के 2 स्थान तक बहुत है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, ANG, ANG बोला गया है। तो ANG क्या है हमारे पास, पहले एयर, वायु, और फिर ग्लास है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.5, ये वाला ANG नॉर्मल, पहले वायु फिर ग्लास, मतलब नॉर्मल कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछा है। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल वाला ही है। ये देखो 1.5 आया था। ठीक है, ANG वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, निर्वात, वायु मतलब निर्वात में कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, नॉर्मल जो अपवर्तनांक है वही होगा 1.5। शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्रमुख प्राकृतिक घटनाओं के लिखिए। आकाश का रंग नीला होना, सूर्य के समय सूर्यास्त के समय लाल प्रतीत होना। ये भी एग्जाम में आ जाता है, सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है ना। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में, स्ट्रीट लाइट्स में, रिफ्लेक्टर्स में इसका प्रयोग होता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मा बनाने में, कैमरे में इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है। देखो Q बराबर क्या होता है, सूत्र NE, Q बराबर NE होता है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, और यही N हमें निकालना है, यही M हमें निकालना है। E, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, ये दिया नहीं होगा, ये याद होना चाहिए। कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 गुलाम। ठीक है, एक गुलाम बोला है, तो Q का मान क्या दे रखा है, 1 गुलाम दे रखा है प्रश्न में। आपको क्या निकालना है, N निकालना है। तो क्या निकालना है, N निकालना है। और Q बराबर सूत्र क्या होता है, NE। Q क्या होता है, चार्ज होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, मैंने बोला था। Q हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। E का मान कितना होता है, 1.6 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, 1 के बट्टे में 1.6, 10⁻−19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻+19। अब आपको क्या करना है, एक दशमलव हटा दोगे 0 लग जाएगा। 10 को भाग दे दो 16 से, 10 को भाग दे दो 16, थोड़ा और छोटा कर सकते हो, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10। 8 से भाग दे दो 5 में। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 48 कितना बचा, 2, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, घटाएंगे तो 0, 8 × 5 = 40, पूरा पूरा चला गया। तो ये क्या आ गया, ये इसको जब हमने हल किया तो हमें मिला है 0.625 × 10⁻19। ये आंसर यहाँ नहीं होगा, लेकिन ये आंसर है। आंसर को सार्थक अंक में बदला गया है। इसे पता है क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। कक्षा 11 में आप सीखोगे फिजिक्स में, कि फिजिक्स में क्या होता है ना, सभी आंसर को पॉइंट एक स्थान के बाद रख के छोड़ना होता है। हमारा पॉइंट यहाँ, ये भी सही है पूरा, ये कोई गलत नहीं है, बट इस दशमलव को यहाँ से शिफ्ट करना हमें यहाँ पर। जब एक स्थान हम शिफ्ट इधर कर रहे हैं तो इधर से एक क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आपको इधर शिफ्ट करना है, सोचो दशमलव को मुझे इधर शिफ्ट करना है, यहाँ 0.625 है, तो मुझे 10 से गुणा करना होगा ना, तभी तो एक स्थान सीखेगा, इधर खिसकेगा। और 10 से मैं गुणा करूंगा तो 10 से मुझे भाग भी करना होगा, है कि नहीं। तो जैसे इसको 10 से गुणा कर दूंगा, दशमलव में एक स्थान इधर खिसक गया, 6.25 आ गया। और भाग में क्या होता है, घाटते घटती हैं, उनमें से घात घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी, 18। तो यही आंसर 6.25, 10 की गुणा 8, 10⁻1 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा संख्या होगा। तो लगभग 6 × 10⁻10 18 बोल सकते हो आप, 25 को हटा के। ठीक है जी, अगला सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु 0.5 एम्पेयर की, एम्पेयर मतलब क्या दे रखा है,
विद्युत धारा मतलब आई दे रखा है, क्या दे रखा है, आई। ठीक है, 10 मिनट तक समय दे रखा है, टी बराबर 10 मिनट। ओके, जो पद्धति चलती है वो हमारी चलती है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो समय सेकंड में होना चाहिए, दे रखा है मिनट में, तो 10 मिनट को सेकंड में बदलना है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। क्या करना है, विद्युत आवेश की गणना करनी है। आई बराबर क्या होता है, Q बट्टे टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, बट्टे के तरह गुणे में आ जाएगा IT। ठीक है, आई का मान क्या दे रखा है, 0.5, और टी का मान कितना है, 600। 5×30, पीछे से 2 0, दशमलव एक स्थान के बाद, तो कितना हो जाएगा, 300। क्यू का मतलब मात्रक क्या होता है, कूलाम हो जाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो आवेश कितना होगा, 300 कूलाम। यहां से आ गया सूत्र से। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए, इनके मात्रक भी लिखिए। सिंपल क्वेश्चन है। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एक इकाई धनावेश को, देखो हमारे पास दो बिंदु हैं, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या कार्य होता है, जब एक इकाई धनावेश को, इस एक इकाई धनावेश को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, इसे दो बिंदुओं के विद्युत विभव का अंतर भी कहा जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और एक परिभाषा लिख सकते हो, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ये परिभाषा है। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। सूत्र क्या आता है, जैसे विभवांतर 1 2 है, इसको आप बोल दो V1, इसको बोल दो V2, तो इसमें जो कार्य लगेगा वो होगा V12। तो इसमें क्या होगा, इसको हम उठा के यहाँ ले आए तो V2 में से हमें क्या घटाना होगा, V1 घटाना होगा। और V बराबर किसके बराबर होता है, V बराबर होता है W बट्टे Q के। ये भी एक सूत्र है। ठीक है, विद्युत विभव का भी और विद्युत विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ये ध्यान रखना। विभवांतर का भी और विभव का भी दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर को क्यों लगाया जाता है, इन्हें परिपथ में किन क्रमों में जोड़ा जाता है, 15 में, 16 में, 18 में, 23 में आया, 24 में नहीं आया, तो इस साल जरूर आएगा, 100% आएगा। देखो, अमीटर परिपथ में धारा मापने और वोल्ट मीटर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सिंपल, अमीटर से धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। विद्युत परिपथ में अमीटर को ना श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है डायरेक्ट, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है, एक के नीचे एक जो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है, हर साल, इस साल भी आएगा। विद्युत प्रतिरोध का क्या कार्य है, एक धातु के तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, हर साल आता है बड़े नंबर में। क्या होता है विद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करेगा, रोकेगा, विरोध करेगा, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं, और इसका चालक के शिरों के बीच आरोपित विभवांतर के चालक में बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि ओम का नियम। यहां से ओम का नियम है, V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से क्या होता है, चालक के सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर होता है वो किसके समानुपाती होता है, चालक में लगने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं, R आ जाता है। R हमारा एक स्थिरांक होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यही तो ओम का नियम है। ठीक है,
तो आर बराबर क्या होता है, वी बट्टे आई। और आर का जो मात्रक है उसे हम ओम कहते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हो ना, वोल्ट। विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ये क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम सिंपल ओम भी कहते हैं। ओम का चिन्ह ये होता है, ऐसे लिखते, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये किन पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है एक ही पदार्थ तथा समान अनुप्रस्थ काट के विभिन्न लंबाइयों के तारों का प्रतिरोध आर लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये लंबाई, जो भी हमारे पास वस्तु होगी, जो भी हमारे पास तार होगी, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जितनी लंबाई ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, जितनी लंबाई कम होगी प्रतिरोध उतना कम होगा। दूसरा निर्भर करता है जो तार आप ले रहे हो उसका क्षेत्रफल कितना है, तार की मोटाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कितनी जगह घेर रहा है। तो जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जो आर होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब उल्टा होता है। एक ही पदार्थ के समान लंबाई विभिन्न अनुप्रस्थ काट के तारों के प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये चीज याद रखो, ये चीज तो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाए तो दोनों चालकों तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, कहाँ है एग्जाम्पल। ये मेरे पास एक तार है, ये एक तार है, दोनों की लंबाई चौड़ाई मोटाई समान है। इसको मैंने स्टील से बनाया है, इसको मैंने चांदी से बनाया है। तो इसका प्रतिरोध अलग होगा, इसका प्रतिरोध अलग होगा। आप कहोगे क्यों सर, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई, इसकी लंबाई चौड़ाई सब समान है तो प्रतिरोध अलग क्यों है? क्योंकि अब प्रतिरोध निर्भर करेगा उसकी क्वालिटी पर, उसके मेटल्स पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो जब ऐसा होता है, यदि समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों के भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, किसी भी चालक का तार का प्रतिरोध तार के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है। ताप के समानुपाती होता है, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। अगला क्वेश्चन है शानदार जानदार, एग्जाम में आता है हर साल। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध बोले तो आर। एल लंबाई ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। हमारे पास एक तार है, ये हमारे पास एक तार है। ठीक है, इस तार का जो प्रतिरोध है R1 मान लेते हैं, वो 10 ओम है। और इसकी जो मोटाई है वो हमें ए दे रखी है। इस पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई, इसी पदार्थ का एक अन्य तार है जिसकी लंबाई L/3 है। ये लंबाई अब छोटी कर दी गई है। लंबाई छोटी करेंगे तो मोटाई बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, लंबाई पहले की तुलना में क्या कर दी है, पहले इसकी लंबाई L थी, अब इसकी लंबाई, वही तार है, उसी क्वालिटी का तार है, उसकी लंबाई को हमने छोटा कर दिया, L/3 कर दिया है। तो तथा मोटाई 3 गुना हो गया है। तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, R2 कितना होगा? शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। R1 दे रखा है, तो आप जानते हो R बराबर क्या होता है, सूत्र R बराबर होता है रो L अपॉन ए। रो L अपॉन ए होता है। ठीक है, रो L अपॉन क्या होता है, ए होता है। तो देखो, ये जो पहली तार है, प्रथम तार के लिए R1 क्या हो जाएगा, रो L ए। ए क्या होता है, मोटाई, तार की मोटाई, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई R²। ठीक है, और मोटाई हमें क्या बोला, ए बोला है, त्रिज्या के रूप में आप ए ले लो, तो पाई A² हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा, रो L की जगह पे हमें क्या रखना है, L की जगह पे L/3 रख देना है। इस L की जगह पे L/3 रख दिया। पाई और त्रिज्या कितनी है, तिगुनी कर दी गई उसके, कितनी कर दी गई, तिगुनी कर दी गई है। तो ए की जगह पे आप 3A रख दोगे। खोलो इसको, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर से डिटेल में लिख देता हूँ। R2 यहाँ पर रो L बट्टे में 3 है, यहाँ पर पाई है, 3 3 9, ए का वर्ग करोगे A²। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ होती है,
मगर इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा रो एल बट्टे में 9×3 = 27 पाई ए स्क्वायर। ये हमारा R2 है। इसको समीकरण 1 बोलो, इसको भूल जाओ अभी, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। कोई दिक्कत नहीं होगी। रो एल बट्टे पाई ए स्क्वायर, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, रो एल बट्टे पाई ए स्क्वायर इसकी जगह पर क्या है, R1 रख सकते हो आप। रो एल बट्टे पाई ए स्क्वायर इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो, R1। 3×3 = 9, 27 रो एल बट्टे पाई ए स्क्वायर। R1 रख सकते हैं। R1 कितना है, देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा और बट्टे में यहाँ पर क्या बचा, 27। R2 बराबर में R2 का मान निकालना है। R1 प्रश्न में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पे 10 दे दोगे और 27 से भाग दोगे 10 को, तो ये आ जाएगा 0.37। 10 दोस्तों तक भाग दे देना, आंसर ये आ जाएगा। भाग देना, गुणा भाग, ये तो बेसिक चीज़ें, ये आपको आनी चाहिए। मैं आपको गुणा भाग नहीं सिखा सकता। कक्षा 10 में पढ़ते हो ना, गुणा भाग जोड़ना आता होगा, नहीं आता तो बोल देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, सिखा दूंगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। हाँ, ये क्वेश्चन भाई हर साल एग्जाम में आता है, सभी बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध इतना और इतना प्रतिरोध हो, मिले हमें। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपके पास प्रतिरोध दे रखे हैं तो आप किस प्रकार से जोड़ोगे कि आपको अधिकतम मान मिले। तो अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है प्रतिरोधों को। अगर आपको न्यूनतम मान चाहिए तो उसको समांतर क्रम में जोड़ दो, तो आपको न्यूनतम मान मिलेगा। ये भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप 2 3 6 हमको किस प्रकार जोड़ें कि आपको तुल्य प्रतिरोध 4 मिले और फिर 1 मिले। तो मैं पहले बी वाला कर देता हूं। अगर 2 ओम, ये तीनों प्रतिरोधों को मैं अगर, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम, इन तीनों को मैं अगर समांतर क्रम में जोड़ दूं, एक के नीचे एक जोड़ दूं, ठीक है, ये मेरा R1 मान लेते हैं, ये R2 है, ये R3 है। ये बी वाला मैं पहले कर रहा हूँ, समांतर क्रम में अगर जोड़ देता हूँ तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो होगा। R1 कितना है, 1/2, R2 कितना है 3, R3 कितना है 6, लॉसअप आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6 1, तो 6/6, 6 कम 6, तो 1/R बराबर मिल गया 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तिरछी गुणा करोगे, R 1 कम R, 1 1 कम 1, R का मान 1 मिल जाएगा। यानी कि 1 ओम प्राप्त करने के लिए इन तीनों को मुझे क्या रखना होगा, समांतर क्रम में रखना होगा। और अगर मुझे 4 प्राप्त करना है तो 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में रखना होगा, उसके साथ 2 ओम को श्रेणी क्रम में लेना होगा। ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, देखो मेरे पास क्या है, ये R1, ये है R2, ये है R3। मैंने R2 और R3 को समांतर क्रम में रखा है, उसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको उस R1 के साथ किस में रखा है, श्रेणी क्रम में रखा है। ये चीज डिपेंड करती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर। चूंकि R2 व R3 समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। R2 कितना है हमारे पास 3, R3 कितना है 6, लॉसअप आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6, 1 कम 1, 3/6 आ गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/R डैश कितना आ गया 1/2, तिरछी गुणा कर दोगे, R डैश 1 कम R डैश 2 1 कम 2, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो 2 आ गया। अब ये जो 2 है और ये जो 2 है वो क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखोगे चूंकि चूंकि R1 व R डैश श्रेणी क्रम में है इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा
आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R डैश, 2 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 ओम आंसर। तो ऐसे करना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है हर एक बोर्ड एग्जाम में। इसको भी हमने कर लिया। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप, हो सकता है कि आपको थोड़ा हौच पौच लग रहा हो कि सर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो न्यूमेरिकल की मैंने आराम आराम से समझाते हुए मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, चैप्टर वाइज बना रखा है। अब मैं नए वीडियोस भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, 14 में, 18, 24 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य शक्ति 7.5 किलोवाट है, इसे 8 घंटा प्रतिदिन 15 दिन चलाया जा रहा है, तो कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, इसका मान जूल में भी ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको व्यय विद्युत ऊर्जा निकालना है किलोवाट घंटा में, तो इसका सूत्र होता है किलोवाट, जो भी आपको शक्ति दे रखी है, उसके बाद गुणे में आ जाता है घंटा, उसके बाद गुणे में आ जाता है दिन। तो हमें कितना दे रखा है, 7.5 पावर दे रखा है, कितना घंटा चलाया जाता है डेली, 8, कितने दिन तक चलाया जाता है, 15। इन सबको गुणा कर दोगे 900 किलोवाट घंटा आ जाएगा, यानी कि 900 यूनिट आ जाएगा। एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है ना। तो अब इन्होंने बोला है कि भैया जूल में बदलो। जूल में बदलने के लिए आपको 3.6 गुणा 10 की 6 से गुणा कर देना होता है। अब इन दोनों को गुणा कर दोगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये कैसे किया इन्होंने, मैं बताता हूँ। देखो, 9 से गुणा किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 900 को ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ देखो, 9 गुणा 2 जीरो है ना, 10 की घात 2, और ये 10 की घात 6, ठीक है। गुणा करना है हमें 3.6 से, तो ये गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3.6 गुणा 9, 10 की घात क्या हो गया, 8। अब गुणा करोगे, 9 छक 54, हासिल लगा 5, और 9 तिया 27 और 5 32, 0.1 स्थान के बाद। तो दशमलव अगर इधर शिफ्ट करना है, क्योंकि सार्थक अंक में छोड़ना होता है, तो भाग देना पड़ेगा मुझे। 10 से भाग दूंगा तो मुझे 10 से गुणा भी तो करना पड़ेगा। इसको जब भाग दूंगा तो पहले दशमलव यहाँ था, अब यहाँ खिसक जाएगा, 3.24 हो जाएगा। गुणा गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10 की घात 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ये आंसर मिला ऐसे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। फ्यूज आपके घर पे हर किसी का लगता है, देखा होगा, क्यों लगता है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। तो ये हमारा परिपथ है, ये वितरण बॉक्स होता है, और ये हमारे पास यहाँ पर फ्यूज लगा होता है। ये चित्र आपको बनाना है। विद्युत परिपथ में फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तारों विद्युत रोधी आवरण हट जाने से एक दूसरे से छूट जाते हैं, अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, तब परिपथ का विद्युत प्रतिरोध एकदम से गिर जाता है, ठीक है। बहुत सारे उपकरण को जब एक साथ चला दोगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, ठीक है। और परिपथ में बहुत अधिक धारा बहती है, इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि परिपथ के तारों में आग लग सकती है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है, जिससे उपकरण जल कर सकता है। इस प्रकार के खतरे से बचाने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। यह आप लिख दोगे अपने भाषा में। कह रहे हैं घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था का चित्र बनाइए। ये एनसीईआरटी है। ये हमारा भूसंपर्क तार होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। विद्युतमय तार रेड कलर का होता है, और उदासीन तार ब्लैक कलर का होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि जो भूसंपर्क तार होता है वो ग्रीन किस कलर का होता है, ग्रीन जिसमें बिजली बह रही है, धारा बह रही है, उसमें रेड कलर का होता है खतरा, और उदासीन मतलब न्यूट्रल काले कलर का होता है। तो ये बोर्ड है विद्युत फ्यूज, ये विद्युत मापी है, ठीक है। ये सेटअप बना रखा है घर का, कहाँ पे क्या बल्ब लग रहा है, पंखा लग रहा है। तो एक सिंपल चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। जो धारा बहती है वो कितनी बहती है, 220 वोल्ट की, ये भी मेंशन कर देना है, 2024 में पूछा गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, देखो समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन एग्जाम में आता है। अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, आएगा जरूर, या तो डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल। जैसे ये क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए। समांतर के लिए पूछा, श्रेणी का भी पूछ सकता है, दोनों मैंने करा रखे हैं अपने। ठीक है, यहाँ समांतर क्रम की बात करते हैं। देखो ये R1 3 बोला है ना, R1 R2 3 प्रतिरोध ले लिए हमने, जो कि एक के नीचे एक रखे गए हैं। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का संयोजन चित्र में दिखाया गया है, ऐसे लिख दोगे, एक के नीचे एक है। ठीक है, और प्रतिरोध R1 R2 R3 को 2 निश्चित बिंदुओं के बीच जोड़ दिया गया है। इन सबको इसके साथ और इन सबको इसके साथ AB के बीच में जोड़ दिया गया है। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर का जो मान है वो V है। इस पूरे का मान कितना है? V है। इसके में एक सेल लगा है, V है। प्रतिरोध R1 R2 R3 में हम मान लेते हैं इस R1 में I1 धारा बह रही है, इस में I2 धारा बह रही है और इसमें I3 धारा बह रही है। ठीक है, इसमें R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 धारा बह रही है। ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या होता है? V/R। ये नियम जानते हैं। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा? I1 बराबर क्या हो जाएगा? V/R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V/R2। I3 बराबर क्या हो जाएगा? V/R3। आप कहोगे सर ये V1 V2 V3 क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि पूरे परिपथ में एक ही तो लगा है ना सेल, तो V1 V2 3 थोड़े लगे हैं, एक ही लगा है, सबके लिए V ही आएगा। ठीक है, समांतर के केस में विभवांतर नियत रहता है। तो कुल धारा क्या हो जाएगी? I बराबर I1 + I2 + I3। तो I1 का मान यहाँ रख देंगे, I2 का मान यहाँ रख देंगे और R3 का मान यहाँ रख देंगे। ये रख दिया हमने। और I बराबर क्या होता है? अभी हम रखेंगे I बराबर क्या होता है? V/R। तो V/R हम यहाँ रख देते हैं इस I की जगह पर। और यहाँ से ऊपर में सब में से क्या है? V उभयनिष्ठ है, V उभयनिष्ठ निकालो। यहाँ बचेगा 1/R1, यहाँ 1/R2, 1/R3। V से V कट गया तो क्या बचेगा? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बचेगा। ये मिल गया समांतर के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र 3 के लिए। 4 होता तो R4 कर देते, +R4, प्लस में 1/R4, 5 होता तो 1/R5 तक चला जाता, बाकी तरीका ऐसे ही होता। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य और आवरण बताइए। अभी मैंने बोला विद्युतमय तार क्या होता है? विद्युतमय तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाती है, आमतौर पर लाल या फिर भूरे रंग की होती है। ठीक, उदासीन तार कैसा होता है? काले रंग का। उदासीन तार वह तार होता है जो उपकरण वापस ले जाती है और यह आमतौर पर नीले रंग या फिर काले रंग की होती है। भूसंपर्क तार, इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होती, इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करती है, आमतौर पर यह हरे रंग की होती है। ये एग्जाम में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। देख रहे हैं, ये ऐसे पकड़ना है, ऐसा ही है, ऐसे पकड़ना है। ये दाएं हाथ का अंगूठा का नियम है। ठीक है, तो जब ऐसा पकड़ोगे तो ये जो दिशा है ये धारा की दिशा को बताता है, और ये जो उंगलियां है हमारी ऐसे, ये चुंबकीय बल रेखा को दर्शाता है। यदि हम दाएं हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों, अंगुलियां तार पे लिपटी हों ऐसी, ठीक है, ऐसी लिपटी हों, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, ये जो अंगूठा है हमारा ये क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा बताएगा। और लिपटी हुई जो अंगुलियां हैं, ये जो अंगुलियां हैं ये चुंबकीय दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताती हैं। यह है आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। 2 बार पढ़ोगे, चित्र बनाओगे, दिमाग में फिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बायो सेवर्ट का नियम यूपी बोर्ड में आता है सिर्फ, बाकी किसी हिंदी मीडियम में नहीं आता, सिर्फ यूपी बोर्ड में आता है। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है ना, बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। ठीक है, इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने ये देखा कि चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद जो उनके बीच की दूरी होती है, चालक के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब इन तीनों समीकरणों को जब एक साथ रखोगे, उसके साथ साथ धारा के दिशा तथा बिंदु के बीच जो कोण होती है उसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब सबको एक साथ ले लोगे, डेल्टा एल आई साइन थीटा आर, सबको एक साथ ले लोगे सभी के साथ, तो ये आ जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटा दोगे, बराबर लगाओगे। ठीक है, बस यहीं तक छोड़ दो, ये आ गया बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है। किरण आरेख सहित समझाइए। यह है दक्षिणावर्त पेंच, ऐसे पकड़ना है, पेंच ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे पकड़ोगे पेंच को, ऐसे दिख रहा है चित्र में, ये चित्र बनाना है आपको एग्जाम में। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम कहलाता है। यदि हम पेंच कसते समय, पेंच कसते हो ना ऐसे ऐसे करके, दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने वाले की दिशा को बताएगी। ये जो नोक है किसको बताएगी, धारा बहने की दिशा में चले। जो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, ऐसे घुमाओगे ना जिस दिशा में अंगूठा जिस तरफ घूमेगा, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, ये आपको लिख देना है और ये चित्र बना देना है। चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। धारावाही परिनालिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व एक समान होता है, केवल शिरों व निकट को थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बाकी जगह सब जगह समान होता है। जबकि चुंबक में चुंबकत्व सिरों पर अधिकतम होगा और बीच में क्या होता है, कम होता है। इसमें उसका उल्टा, हर जगह समान होता है, थोड़ा साइड से कम होता है धारावाही परिनालिका में। धारावाही परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय ध्रुवता प्रभावित धारा की दिशा पर निर्भर करती है, जबकि दंड चुंबक में शिरों की ध्रुवता नियत बनी रहती है। धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व धारा के मान पर निर्भर करता है और धारा मान बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, जबकि दंड चुंबक में चुंबकत्व स्थायी रहता है और केवल गर्म करने पे ही कम होता है। फ्लेमिंग के बायात का नियम। तो फ्लेमिंग के बायात का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, देख रहे हो, हर साल आता है। तो फ्लेमिंग के बायात का नियम के अनुसार हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो क्या होता है कि ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा, ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है। यही फ्लेमिंग के बायात का नियम है। इस नियम के अनुसार अपने बायात की 3 उंगली तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी 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 मतलब ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा किसको दिखाएगा, चुंबकीय बल की दिशा को दिखाएगा। यही फ्लेमिंग के बायात का नियम है, इसे आप कॉपी में लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। ये धारावाहिक है और ये चुंबकीय बल रेखाओं का क्या पैटर्न बनाना है, चित्र बना के दिखाना है बस। विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो विद्युत चुंबकत्व जब एक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक एक चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार एक विद्युत धारावाहिक चालक को विद्युत चुंबकत्व भी कहते हैं। नरम लोहा विद्युत चुंबकत्व के लिए आदर्श पदार्थ होता है। जो लोहा नरम होता है ना, वो विद्युत चुंबकत्व के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। विद्युत चुंबकत्व बनाने के लिए एक नरम लोहे की क्रोड को परिनालिका के भीतर अक्ष के अनुदिश रखकर परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं और नरम लोहे की क्रोड चुंबक बन जाती है और चुंबकीय क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। ये आपको लिखना है। विद्युत चुंबकत्व का उपयोग क्या है, ये अस्पतालों में आंख, शरीर के किसी भाग से लोहे या फौलाद के छर्रे निकालने में प्रयोग किया जाता है। किसी के आंख में रॉड घुस गया, ये सब घुस गया, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये बिजली की घंटी, तार संचार, ट्रांसफार्मर, डायनोमो की क्रोड, टेलीफोन के तनुपुट, इन सब बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं
और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते ही हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और न्यूमेरिकल की मैं अलग सीरीज भी लाने वाला हूँ और ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी चुका हूँ। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।